जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में ये वाला टॉपिक काफ़ी बार देखने को मिला है। तो आइए शुरू करते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमारी 2 वीडियो इसी बुक के ऊपर और आ चुकी है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, उसको वॉच कीजिए। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। अक्सर आपने ये शब्द बार बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा, मौलिक कर्तव्य। जी हाँ, जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये होता क्या है? तो आइए इसके अब हम इतिहास पे चर्चा करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम सभी को मौलिक अधिकार प्रदान है। भारतीय संविधान से हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनकी संख्या 6 है। पहले इनकी संख्या 7 थी। इसी प्रकार से जब संविधान ने हमको कुछ अधिकार प्रदान किए हैं तो संविधान ये भी चाहता है कि नागरिक कोई कर्तव्य भी पालन करे। जब तक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक दूसरों के अधिकार सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। भाई, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है कब और क्या किया गया। अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान जब संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्यों का कुछ भी उल्लेख नहीं था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब संविधान बनके तैयार हुआ उस समय संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। पर अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 4 में, जी हाँ, संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हम कह सकते हैं कि संविधान के भाग 4A में, 4th A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसी के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो आर्टिकल 51A से 51A से शुरू हैं। जी हाँ, जो कि ओनली 51A में ही सभी प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिनकी संख्या 11 है। शुरू में इनकी संख्या 10 थी सिर्फ। अब हम बात करते हैं कि हमें मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों पड़ी और हमने कहाँ से इन मौलिक कर्तव्यों को लिया है। अगर हम संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान ने रूस के संविधान से प्रेरणा लेके मौलिक कर्तव्यों को भी अपने संविधान में जोड़ा है। जिस प्रकार से हमने मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेके अपने संविधान में जोड़ा है, उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्यों को हमने रशिया के संविधान से प्रेरणा लेके अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जगह दी है। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों का इतिहास क्या है। भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है और इसका क्या इतिहास रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय भारतीय संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इसी के साथ साथ इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया। जी हाँ, जब 1976 का समय था, 1976 का समय था, तो उस टाइम संविधान में संशोधन हुआ, जो कि 42वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। उस समय मौलिक कर्तव्यों का एहसास हुआ कि भाई भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार के साथ साथ उनके लिए कुछ कर्तव्य होने चाहिए ताकि देश में शांति और सुरक्षा बनी रह सकी। देश के नागरिकों का भी कुछ ना कुछ कर्तव्य होना चाहिए अपने मुल्क के प्रति, अपने देश के प्रति। इसके लिए एक कमेटी को बनाया गया, एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति का कार्य ये था कि इस समिति को कुछ ऐसे कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करनी थी जो कि संविधान में उन कर्तव्यों को ऐड किया जा सके। तो जब समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति का निर्माण किया गया 1976 में, तो इस कमेटी ने कुछ सिफारिशें लागू करी। इस कमेटी के अनुसार, अर्थात सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार, उन्होंने ये बताया कि अगर हम अपने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ते हैं तो शायद हम अपने नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भी दे सकते हैं।
इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना था, जिनकी संख्या 8 बताई गई थी। इस समिति के अनुसार इन्होंने ये बोला कि भाई इसमें आयकर देना भी एक हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसी के साथ साथ इस समिति के अनुसार इस समिति ने यह बताया कि जो मौलिक कर्तव्यों का पालन अगर नहीं करेगा कोई व्यक्ति भविष्य में, तो उसके लिए सजा तथा दंड का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। तो भाई जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिशों में 8 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया और जब इसे संसद में पेश किया गया, तो संसद ने इस समिति की सभी बातों को नहीं मान के कुछ बातों को स्वीकार करके उसमें अपने शब्दों को जोड़ के संविधान के 42वें संविधान संशोधन में, हाँ जी 42वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों को पास कर दिया गया। उस कमेटी ने सिर्फ 8 मूल कर्तव्यों को बताया था, लेकिन जब 42 संविधान संशोधन में इस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, हाँ जी अनुच्छेद 51A में 51 का में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4A में बताया गया है, जब ये जोड़ा गया तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी। मूल कर्तव्यों में हमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना है। जी हाँ, इसमें अब इनकी संख्या 10 कर दी गई, जो कि पहले 8 थी। 8 में से 2-3 तो हटा दी गई। अब जब संविधान संशोधन किया गया 42 संविधान संशोधन, तो वहाँ पे ये पाया कि भाई अब इनकी संख्या 10 कर दी गई है। और इसमें जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो एक सिफारिश बताई थी कि भाई आयकर देना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए, मतदान करना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए, है ना। तो आयकर देना और मतदान करना आदि को मौलिक कर्तव्यों की सूची में नहीं रखा गया। अब हम देख सकते हैं कि भाई आयकर देना और मतदान करना आदि नहीं रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि अगर भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई व्यक्ति पालन नहीं करता तो उसको दंड भी दिया जाना चाहिए। परंतु जब 42 संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया तो इस प्रकार का कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया उसमें। तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पालन ना करने पर दंड का कोई प्रावधान नहीं दिया गया जब संविधान में इसका संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जा रहा था। और इसी के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों में यह भी बताया गया कि भाई मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं। जी हाँ, व्यक्तियों के लिए नहीं, नागरिकों के, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हैं, कोई फॉरेनर्स के लिए नहीं होगी। ये सिर्फ भारतीयों के लिए ही मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, लेकिन कमेंट अवश्य कर दो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को, जब भाई अब हमें पता है कि 42 संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया जिनकी संख्या थी 10, तो अब 11 कर्तव्य कैसे हो गए। जी हाँ, जब 86 संविधान संशोधन किया गया, सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ संविधान संशोधन क्या होता है। जब संविधान में कोई चीज़ को बढ़ाया या घटाया जाता है, संविधान में परिवर्तन किया जाता है संसद के द्वारा, तो इसे संशोधन कहा जाता है। जी हाँ, जब 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य इस प्रकार से है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अर्थात यहाँ पे प्रत्येक माता पिता का, प्रत्येक गार्जियन का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को वह शिक्षा का अवसर प्रदान करे। अब हम बात करते हैं भाई मौलिक कर्तव्य जो संविधान में दिए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। अगर हम 51A में पहले मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बताया गया है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, पहला मौलिक कर्तव्य ये है। इसी के साथ साथ दूसरे की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना। जी हाँ, जब भाई देश आज़ाद हुआ था तो
आज़ादी से पहले जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे नेता थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, तो उनके जो आदर्श थे, उनके जो सोच समझने की, उन्होंने भारत को किस प्रकार से देखा था, अर्थात हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे सभी लोग एक समान हों, सभी में शांति स्थापित होनी चाहिए, आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। अर्थात उनके आदर्श, जैसे अंबेडकर जी के आदर्श है, महात्मा गांधी जी के आदर्श है, नेहरू जी के आदर्श है, इनके आदर्शों को अब हमें अपने हृदय में संजोना है। इसी के साथ साथ है संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। भाई हम अपने आंतरिक मामलों में हम किसी दूसरे मुल्क की नहीं सुनेंगे, हम पूरा भारत एकजुट बना रहेगा और भारत के ये जो जितने राज्य हैं वो सारे एकजुट बने रहेंगे। भाई फोर्थ मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा, आह्वान किए जाने पर देश के लिए सेवा। भाई प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और ज़रूरत पड़ने पर अगर मिलिट्री में भी शामिल होना पड़े, देश के लिए जान गंवानी पड़े, तो सभी तत्पर रहने चाहिए। इसी के साथ साथ पांचवा है समानता एवं भ्रातृत्व बढ़ाना, स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग। पांचवें में ये बताया गया है कि भाई एकता स्थापित करनी चाहिए और भाईचारा स्थापित करना चाहिए। साथ के साथ जो पुरानी क्रू प्रथाएं थी, पुराने जो रीति रिवाज थे जिसमें स्त्रियों के साथ अत्याचार किया जाता था, शोषण किया जाता था, उन प्रथाओं को त्याग करना। छठा मौलिक कर्तव्य की सूची में था कि सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा की रक्षक, अर्थात हमें अपनी संस्कृति तथा हमें अपनी परंपरा की रक्षा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे बताया गया है सातवां कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन जीव की रक्षा, जीवों पर दया। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि भाई प्राकृतिक पर्यावरण का सम्मान, उसकी सुरक्षा हमें ही करनी है। वन, झील, नदी, वन जीव की रक्षा, जीवों पर दया, ये सभी हमारा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानोर्जन का विकास करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगर हम नौवें मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो उसमें बताने की कोशिश की गई है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूरी बनाए रखें। अर्थात सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हम प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है और हिंसा से दूरी बनाए रखना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से आगे बढ़ने का प्रयास। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने अगर एबिलिटी से, अपनी योग्यता से, कोई एक आम बच्चा, एक आम नागरिक अगर चाहे तो वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, बड़े से बड़ी पोस्ट पे जा सकता है। अर्थात वो अपनी एबिलिटी से अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे जा सकता है। इसी के साथ साथ है 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि सन 2002 में 86 संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जिसमें ये बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता तथा प्रत्येक गार्जियन का कर्तव्य रहेगा। अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में और मौलिक कर्तव्यों का कुछ महत्व भी है। अगर हम मौलिक कर्तव्यों के महत्व की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व क्या क्या है, भाई सबसे पहला महत्व है कि लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के लिए आवश्यक है। जी हाँ, इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हो कि मौलिक कर्तव्यों का सबसे पहला महत्व ये है कि लोकतांत्रिक आचरण को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ वह लोकतंत्र व्यवहार के लिए एक एनवायरनमेंट को पैदा करता है जो कि लोकतांत्रिक व्यवहार के लिए काफ़ी आवश्यक है। बिना लोकतांत्रिक व्यवहार, बिना मौलिक कर्तव्य के हम लोकतांत्रिक व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। मौलिक कर्तव्य की महत्व ये भी है कि भाई समाज में जो असामाजिक जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनको ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं या फिर शांति भंग करने की कोशिश करते हैं
या फिर देश में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए दंड का प्रावधान भी दिया गया है। जी हाँ, इसी के साथ साथ अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। जी हाँ, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है हमारे मौलिक कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि ये लोगों में अनुशासन लाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ लोगों में भाईचारे बढ़ाने की भी कोशिश करता है। इसी के साथ साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, इसमें यह भी बताया गया है कि मौलिक कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि अगर लोग अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक होएगी, उनका आदर सम्मान करेगी, तो प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र को, अपने देश को विकास करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, भाई सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया है कि मौलिक कर्तव्यों के पक्ष में उन्होंने कुछ बातें बताई ही गई हैं। इसी प्रकार से एक रंगनाथ मिश्रा विवाद हुआ था जो सन 2002 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को केवल ना कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या दी थी कि भाई मौलिक अधिकारों को केवल और केवल कानूनी रूप से लागू ना करके बल्कि साथ के साथ सामाजिक प्रतिबंधों के द्वारा भी उनको लागू किया जाना चाहिए। भाई ये तो कानून का ये तो एक कर्तव्य है कि भाई कानूनी रूप से उन्हें लागू किया जाए, लेकिन कानूनी रूप से लागू करने के साथ साथ लोगों को एक सामाजिक प्रतिबंधों के द्वारा भी इसे देखना चाहिए कि भाई ये हमारे पूरे समाज की भलाई के लिए है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट के ही समान और महत्वपूर्ण है। जितना मानव के लिए मानव अधिकार इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार से नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे मानव के विकास के लिए मौलिक अधिकार, नागरिकों के विकास के लिए मौलिक अधिकार जितने जरूरी हैं, उतने ही समाज के कल्याण के लिए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार जीवित रह सके और देश में शांति के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की कुंजी मौलिक कर्तव्यों में ही है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि भाई समाज में जो परिवर्तन लेके आया जाता है उसकी जो कुंजी है, उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है या उसका जो महत्व है वो मौलिक कर्तव्यों के द्वारा ही आएगी। अर्थात अगर समाज में आप सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहते हो तो वो तभी देख पाओगे जब लोग अपने मौलिक कर्तव्यों को अच्छी तरह समझेगी और जब उनका वह अच्छी तरह पालन कर पाएगी। तो शायद अब आपको ये समझ में आ गया है। इसी के साथ साथ यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौलिक अधिकारों का मौलिक कर्तव्यों का अगर संसद चाहे तो मौलिक कर्तव्य जो अभी ऊपर 11 कर्तव्यों को बताया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति इनका अपमान करता है या इसके विरुद्ध कार्य करता है या मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो संसद को यह अधिकार है, जी हाँ यहाँ पे एक हिंदी हो रहेगी, संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बना के इनका विरोध करने के वाले व्यक्तियों के लिए दंड का सहारा भी ले सकता है। जैसे हम देख सकते हैं ऊपर बताने की कोशिश की गई थी कि भाई प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील आदि को नुकसान पहुंचाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम लाया गया है, जल संरक्षण अधिनियम लाया गया है। जो लोग जीवों की हत्या करते हैं उनके लिए भी जीव हत्या निषेध का कानून लेके आया गया है। तो संसद अगर चाहे तो इनको ना मानने पर संसद के द्वारा एक कानून, एक विधि को लेके आया जा सकता है जो अगर ये नहीं मानते उनके लिए दंड का भी प्रावधान किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अब इसकी आलोचना है, बस समाप्त होने वाला है, बस थोड़ा सा हो रहा है। भाई मौलिक कर्तव्यों की कुछ आलोचना भी है। अब आलोचना क्या होती है भाई, हमने इसकी विशेषता तो जान ली, इसके महत्व तो जान लिए, इसकी कुछ आलोचना भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। आलोचना क्या है, आलोचना में हम देखते हैं कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी का पालन ना करने पर कोई दंड नहीं दिया गया। भाई सबसे बड़ी आलोचना तो ये है, सिर्फ
वहाँ पे संविधान में बताया गया है कि हमारे मौलिक कर्तव्य ये हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता तो सरकार उसके लिए कोई दंड नहीं करती, बल्कि आलोचना ये है कि भाई अगर पालन नहीं करता तो उसके लिए दंड होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है दंड में, इसीलिए ये एक आलोचना है। इसी के साथ साथ मौलिक कर्तव्य पूर्ण नहीं है, अर्थात भाई क्या मौलिक कर्तव्यों की संख्या अगर थोड़े ज़्यादा कर दी जाती, जैसे 20 कर देते, 22 कर देते, 25 कर देते, परंतु ये तो होता है कि भाई ये सब चीज़ें हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अब सिर्फ 11 मौलिक कर्तव्यों में जैसे आयकर को नहीं जोड़ा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि उसको अपना आयकर देना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने मतदान का इस्तेमाल करे और परिवार नियोजन का पालन करे। अगर ये सब भी मौलिक कर्तव्यों में ऐड कर दिया जाता तो भारत के जो नागरिक होते वो ज़्यादा अवेयर होते और काफ़ी अच्छे रूप से एक लोकतंत्र सरकार देखने को मिलती, जो कि इनका कर्तव्य का पालन नहीं जोड़ा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों में जो कि सरदार स्वर्ण सिंह की जो रिपोर्ट में सिफारिशों में बोला गया था कि भाई ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो कि इनको नकार दिया गया। अब इसकी बात करते हैं, स्पष्ट नहीं है भाई, मौलिक कर्तव्य स्पष्ट नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुअर्थी कर्तव्य, बहुअर्थी शब्दों को जोड़ा गया है। हम आम लोगों की अगर बोल भाषा में बात करें तो आम लोगों की समझ से बाहर हैं ये कर्तव्य, जैसे ये शब्द बाहर हैं। जैसे मौलिक कर्तव्यों में बोला गया उच्च आदर्श, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ उच्च आदर्श, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना। तो ये उच्च आदर्श क्या है? अब उच्च आदर्श को यहाँ पे बताया गया है, लेकिन उच्च आदर्श की परिभाषा क्या है भाई? कौन से उच्च आदर्श होने चाहिए? महात्मा गांधी जी के उच्च आदर्श होने चाहिए, अंबेडकर जी के उच्च आदर्श होने चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के उच्च आदर्श होने चाहिए, या फिर मतलब किसके उच्च आदर्श की बात की गई है? तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उच्च आदर्श में क्या, किस व्यक्ति के उच्च आदर्श और किन आदर्शों की बात की जा रही है। साथ के साथ सामाजिक संस्कृति, अभी सामाजिक संस्कृति क्या है हमने अभी आगे देखा कि भाई यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा की रक्षा। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई सामाजिक संस्कृति किसकी संस्कृति? भाई एससी की संस्कृति, एसटी की संस्कृति, ओबीसी की संस्कृति, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्य की, शूद्र की, किस समूह की बात की गई है, किस व्यक्ति की बात की है, किस वर्ग की बात की गई है? तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, लोगों की समझ से परे हैं। इसके साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस अर्थ में बताने की कोशिश की गई है? प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीय सेक्टर में, तृतीय सेक्टर में, लोगों की सोच में। अर्थात इन सभी शब्दों को अगर आप किसी व्यक्ति से पूछते हो तो वो अपने अपने हिसाब से इनकी अपनी अपनी व्याख्या कर पाएगा। इसी के साथ साथ गौरवशाली परंपरा का उल्लेख किया गया है। अभी हमने बात करा कि भाई मौलिक कर्तव्यों में गौरवशाली परंपरा है ना, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक एवं गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। अब ये गौरवशाली परंपरा कौन सी है भाई? आज़ादी से पहले की है, या उससे पहले की भी है, या उससे पहले की भी है? हम यहाँ पे हमें मुगलों की बात करनी है, या फिर गुप्त की बात करनी है, या फिर आज़ादी की ही बात करनी है, या फिर मतलब किन व्यक्तियों की, किस परंपरा की बात की गई है, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। साथ के साथ एक शब्द है मानवतावाद। भाई मानवतावाद भी वहाँ पे जोड़ा हुआ है, लेकिन मानवतावाद है क्या? अगर आप 2 या 3 व्यक्ति से इसका अर्थ पूछते हैं ना, तो वो तीनों व्यक्ति अलग अलग इसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि केवल ये मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए, केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, बल्कि ये व्यक्ति के लिए होना चाहिए। भाई क्या फॉरेनर व्यक्ति हमारे यहाँ पे आके हमारे राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का, या हमारे सामूहिक संस्कृति का शोषण करता है तो उसके खिलाफ क्या कोई
क्या उसका ये कर्तव्य है क्या? बिल्कुल नहीं। अर्थात यहाँ पे केवल ये नागरिकों को ना हो के व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो भारत में है। तो शायद अब आपको ये समझ में आ गया है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, उसका इतिहास क्या था। भारत में मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं उनकी संख्या है 11। कौन कौन से हैं, उनका महत्व क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में क्या क्या दलीलें दी हैं, क्या क्या बोला गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक करो मत करो लेकिन प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करो, आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप हमारे फर्स्ट बेसिक कोर्स से अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको इसी प्रकार से पूरी बुक के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और पूरी बुक की सिर्फ 3 से 4 वीडियो में ही पूरी बुक कंप्लीट कर दी जाएगी। जी हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड कोर्स हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको फुल कोर्स के नोट्स तो दिए जाएंगे, साथ के साथ पूरी बुक की वीडियो, जी हाँ, वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी जो सिर्फ आप और आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। इसी के साथ साथ अगर आप एडवांस कोर्स के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो सकते हैं। आप हमारे अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और आपको जिस भी इस टॉपिक से संबंधित या इस बुक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमको बता सकते हैं, हम ताकि जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इससे पहले 2 वीडियो और आ चुकी हैं, इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया जाएगा। अगली वीडियो तक हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।